जय हिंद सभी साथियों में मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत शानदार टॉपिक करांगा कला एवं संस्कृति को। गुरुजी टॉपिक को नाम किया है तो टॉपिक जो है वो है राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के क्या पढ़ेंगे आज? त्योहार। और तुम्हारे को मैं त्योहार है इतने अच्छे कराऊंगा, इतने अच्छे कराऊंगा। अच्छा एक बार मैं देख लूं और सही है बना ला रहे होगे कौन बने? बिल्कुल बिल्कुल सही बन रहा है, एकदम ठीक है, दिख ला रहे हो थाने। तो देखो त्योहार ने दो भागों में बांट के पढ़ा कि पढ़ने में भी आसानी हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आसान सोच, लंबी छोटी कहानी को ट्रिक सेट कर देगा सारो त्योहार। बस अभी अगर चैनल पे पहली बार आए हो आप तो सब्सक्राइब अभी मत करना, एक बार 5 मिनट ये क्लास देखो, अच्छी लगे तभी करना, वरना लाइक करके चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुरुजी आप आती है क्या बोलो? तो देखो सरी थे त्योहार करो सरी एक बार। राजस्थान के त्योहार की अगर बात करें तो सबसे पहले अपने करेंगे सामान्य परिचय। त्योहारों में सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे गुरुजी? हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय का पहला मेरा प्रश्न रहता है कि राजस्थान के अंदर त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान में त्योहारों की जो नगरी कहते हैं वो कहा जाता है जयपुर को। जयपुर हमारी राजधानी है, बिल्कुल गुरुजी राजधानी है। तो राजस्थान में त्योहारों की नगरी जयपुर। दूसरा प्रश्न अपने बात करें कि राजस्थान के अंदर आपने नाम सुना होगा ग्रीगोरियन कैलेंडर। ग्रीगोरियन कैलेंडर ये जो होता है और वो होता है साथियों अंग्रेजी महीना। अंग्रेजी महीना ये जो शुरू है ग्रीगोरियन कैलेंडर जो है अब वो शुरू जनवरी के अंदर होता है और इसका जो समापन है समाप्त जो है वो किस महीने के अंदर हो जाता है? दिसंबर। गुरुजी वो तो मानता है, बिल्कुल थांठा है, छोटी सी बात है तो थाने याद है। अब मेन बात जो है वो अब आएगी। अब वो मेन बात क्या आएगी? अब ये देखो ग्रीगोरियन कैलेंडर के बाद आपको पढ़ना है राष्ट्रीय पंचांग। क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय पंचांग। इस राष्ट्रीय पंचांग को संविधान में अब 22 मार्च के दिन, कब साथियों? अब 22 मार्च। अब 22 मार्च 1957 को अपना लिया गया था। कहां पर अपना लिया गया? संविधान में, संविधान के अंदर अपना लिया गया था। किसके प्रयासों से? तो याद रखना एक व्यक्ति था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को संविधान के अंदर अपना लिया। और मेरी बात सुनना, ये जो नाम आया है राष्ट्रीय, इससे अनेक चीजें पूछी जाएंगी। गुरुजी क्या? पहली बात तो याद रखना, नोट लगा के लिखोगे ये प्रश्न। क्या लिखोगे? नोट लगा के। राष्ट्रीय गान। इस राष्ट्रीय गान को संविधान के अंदर कब अपनाया गया? गुरुजी राष्ट्रीय गान को जो अपनाया गया था वो 24 जनवरी के दिन। कब भाई साहब? 24 जनवरी। 24 जनवरी के दिन 1950 में इसे संविधान के अंदर अपना लिया गया था। राष्ट्रगान जो है उसके रचयिता, इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी? तो वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर की। पहली बार ये जो गाया गया था राष्ट्रगान, पहली बार, और वो कोलकाता अधिवेशन के अंदर। कौन से अधिवेशन में? कोलकाता। और कोलकाता के अंदर जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ? 1911 के अंदर। बिल्कुल आसान सी बात है, तो इतनी बात ना पहले याद पढ़ लेना। गुरुजी राष्ट्रगान को मतलब समझ में आ गया? राष्ट्रगान समझ में आया तो आपको पता होगा राष्ट्रीय चिन्ह। बिल्कुल गुरुजी पता है, अशोक स्तंभ है। कौन है? अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ को जो संविधान के अंदर अपनाया था वो 26 जनवरी के दिन। किस दिन? 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अपना लिया गया था। इसके बाद देखो साथी, राष्ट्रीय चिन्ह अपना लिया गया, बिल्कुल गुरुजी अपना लिया गया। बीच की एक तिथि रहेगी 25 जनवरी। नोट लगा के लिखना कि 25 जनवरी जो है उस समय मतदान दिवस मनाया जाता है। अब मतदान जो दिवस है अब वो कब मनाया जाता है?
गुरुजी मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल आप सभी सही कह रहे हो। अच्छा, राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया। अब गुरुजी अगर उसने प्रश्न पूछा कि राष्ट्रीय ध्वज, इस राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो बिल्कुल सिंपल है, 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था संविधान में राष्ट्रीय ध्वज। और राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है और वो किसने तैयार किया था, तो याद रखोगे पिंगली वेंकैया ने, इसने राष्ट्र ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। तो ये तो थी सामान्य सी बात है। अब अपने पढ़ते हैं इसके बाद कितने स्वंत आते हैं, जैसे विक्रम स्वंत, अशक स्वंत में कितना का सारा लिख लेगा, जितना भी एग्जाम में पूछी जाए प्रश्न तो इन उतार लिए थे सक आज अबे पढ़ लिया आप। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है। अब देखो, अब पढ़ांगा आप सारा पहला विक्रम संवत। सबसे पहले इसमें देखेंगे विक्रम संवत। अब विक्रम संवत की अंदर बात करें तो विक्रम संवत की शुरुआत होती है 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व शुरुआत हुई थी। ये किस राजा के समय होती है, ये एक शासक था जिस राजा का नाम था विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य के समय विक्रम संवत की क्या हो जाती है, शुरुआत। अब गुरुजी हमें विक्रम संवत को सन निकालना है तो कैसे निकालें। मेरे भाई एक बात याद रखना, छप्पनिया काल पड़ा था 1800 के अंदर। कब पड़ा, 1800 में। इसमें प्लस कर दो 57। गुरुजी ये तो हुआ 1800 पढ़े हो पूरा में, 1857। उन्नीस सौ पढ़े हो। तो विक्रम संवत जो सन माना जाएगा वो कब माना जाएगा, 1900 के। 1899 1900 के बीच में पड़ा था छपनिया काल बीकानेर के अंदर। तो 57 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1957। तो बात समझ में आई क्या, किस तरह से जोड़ना है, बिल्कुल गुरुजी जोड़ लेंगे। तो विक्रम संवत के अंदर 57 ऐड किए जाएंगे। ऐसे ही आता है शंख संवत। शंख संवत, शक संवत जो है इसके अंदर बताया जाता है कि यह शुरू होता है 78 ईस्वी को। इस समय एक शासक था जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क जो था उसका क्या किया गया था, राज्य आरोहण, राज्य अभिषेक किया गया था और उसी के काल से ये माना जाता है शुरू शंख संवत। कब हुआ, 78 ईसा पूर्व। गुरुजी ने क्या निकाला, भाई साहब मान लो कोई सन है आपके पास 2078 है। क्या है, कोई सन है 2078। इसके अंदर आप 78 माइनस करोगे, ईस्वी सन यानी शंख संवत के अंदर 78 क्या होते हैं, माइनस अब कितने बच गए, पूरे के पूरे 2000। तो ये उसमें जोड़ा जाएगा, इसमें माइनस किया जाएगा शंख संवत में। गुरुजी एक प्रश्न आता है, शाका संवत क्या है। शाका, ये सारा संवत लिख लियो जितना भी है। शाका संवत जो है वो विक्रम संवत और शंख संवत के मध्य का समय। क्या गुरुजी कैसे, तो लिखोगे पहले विक्रम संवत है वह शंख संवत के मध्य का समय। इनके मध्य का समय इन दोनों को जोड़ने से होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 57 और 78 को, तो क्या आएगा 135 वर्ष। इनको मध्य का समय कितना है, कुल 135 वर्ष। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है शाका संवत। तो शाका संवत कैसे, विक्रम संवत और शक संवत के मध्य का टाइम शाका संवत। गुरुजी बिल्कुल याद होगी, इतनी बात हमारा समझ में बड़ी आ रही है। अब देखो धीरे धीरे आगे देखियो क्या समझ आओगी तरह। शाका संवत के बाद आपको जो याद करना है वो संवत याद करना है मालव या कृत संवत। ये क्या होता है, जिसमें यानी किसी सन के अंदर जिसमें 3 का भाग जाए, किसका भाग जाए, 3 का भाग जाए, और वो कौन सा सन माना जाएगा, वो मालव या कृत संवत माना जाएगा। इसके बाद मेरे साथी याद रखना, इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाए हिजरी संवत बताओ। क्या पूछा जाए, हिजरी संवत बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिजरी संवत की शुरुआत जो है वो होती है 622 ईस्वी को। इसकी शुरुआत जो की थी वो किसने की थी, वो इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद
साहब ने जब मक्का मदीना की यात्रा में जा रहे थे वहीं स्थापना कर दी थी हिजरी संवत की। ऐसा ही जैसी परीक्षा के अंदर ये सुमेलित वाले प्रश्न बनते हैं तो याद रखोगे हिजरी संवत, ये सारे संवत ना देखना, सन क्या है इनका याद रखना। बिल्कुल गुरुजी याद हो गया 622, बिल्कुल हो गया। अब अपने पढ़ते हैं इसके बाद गुप्त संवत। कौन सा संवत? गुप्त संवत। गुप्त संवत की अगर अपने बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा है, और मैं आपको बताऊं ये जगह नोट्स नाटते क्यों नहीं गुरुजी मान नोटिफिकेशन कौन मिला हो तो अपनों परिवार को टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अगर वहां नहीं मिले तो अपना जो यूट्यूब का नाम है जीके भाई अजय सर यही टेलीग्राम है, तो साथियों इससे जुड़ जाना, फिर बाद में ये ना कियो नोट्स ना देते रहो। अच्छा, गुप्त संवत की शुरुआत गुरुजी कब हुई तो भाई साहब ये शुरू होता है 219 ईस्वी को। एक शासक था जिस राजा का नाम था चंद्रगुप्त, और ये वो चंद्रगुप्त प्रथम था जिसके काल में गुप्त संवत शुरू माना जाता है। अब जो संवत आएगा वो आएगा वर्धन संवत। गुरु जी कितना का बस थोड़ा सा और है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी में, अरे थारे लिए करा जोर लागे ना आंकड़ा ढूंढने तो ये ना समझ करो गुरु जी आया और पढ़ा दियो, नहीं, इसके पीछे पता नहीं कितने रातें काली की छोटे से मैटर के लिए। तो हिजरी वर्धन संवत की तो हर्षवर्धन राजा बनता है 606 के अंदर, तो याद रखना वर्धन वंश किस राजा के समय? हर्षवर्धन के समय। किस शासक के समय? हर्षवर्धन। गुरु जी वो भी याद है। अब भाई साहब जी की आगे बात याद करनी बाकी है। वर्धन संवत थाने याद है, ई बात थे पढ़ियो इलाही संवत। इलाही संवत जो शुरू होता है वो होता है 1583 में। कब हुआ? 1583 में। और इस समय दिल्ली की गद्दी पे जो सम्राट था, अब वो सम्राट कौन था? अकबर। ऐसे अकबर, ऐसे अनपढ़, अकबर अनपढ़ राजा था, तो याद रखियो इलाही संवत 1583 में अकबर के समय। अब एक टाइम आता है ईसवी सन। गुरुजी हो तो था केठ है तो सुन लियो, ईसवी सन क्या होता है? ईसवी सन जो है वह ईसा मसीहा के, ये बात शायद आपको नहीं पता होगा साथियों के, ईसा मसीहा के जन्म के 4 वर्ष उपरांत, कितने वर्ष? 4 वर्ष बाद शुरू होता है। तो 4 वर्ष बाद जो शुरू हुआ था वो क्या हुआ था? ईसवी सन। तभी तो बोला जाता है ईसा मसीहा के जन्म की पहले की घटनाएं क्या कहलाती हैं? ईसा पूर्व। ये देख लेना नीचे नोट लगा के, ईसा मसीहा के जन्म के पहले की घटनाएं ईसा पूर्व कहलाती है। फिर इसके आगे लिखोगे जबकि ईसा मसीहा के जन्म की बाद की घटनाएं ईसवी सन कहलाती हैं। तो याद रखना इसकी बात। गुरुजी माना ही तो समझ में आ गयो, बिल्कुल अच्छी बात है, इतना आ गया तो मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य के समय, संक संवत 78 ईस्वी कनिष्क के राजा शेख हुआ था। शाका संवत, विक्रम संवत व शक संवत के मध्य का टाइम कितना? 135 वर्ष। मालव या कृत संवत जिसमें 3 का भाग जाए वो सन माना जाएगा। हिजरी संवत 622 ईस्वी मोहम्मद साहब के समय। गुप्त संवत 219 चंद्रगुप्त के समय। वर्धन संवत 606 ईस्वी हर्षवर्धन के समय। इलाही संवत 1583 ईस्वी अकबर के समय। ईस्वी सन ईसा मसीहा के जन्म के कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद शुरू हो जाता है। अब इसके बाद आगे हम क्या देखें? इसके बाद हम देखेंगे आगे वो जो आप सोच नहीं सकते। गुरुजी क्या देखोगे? और देखो सरी क्या दिखाओ। अच्छा, अब अपने जो आगे पढ़ेंगे मेरे प्रिय साथियों, अब वो पढ़ेंगे अभी सारे देखे। अब अपने देखते हैं हिंदू महीने। इससे पहले मैं कुछ आपको बात बताऊं, हिंदू महीने से पहले 2 बातें आप लिख लेना वैसे की वैसी। पहली, आपने नाम सुना होगा गुरुजी, कई जो महीने होते हैं वो 365 या 366 के होते हैं कई वर्ष, और कई वर्ष ऐसे होते हैं तो 354 या 355 के होते हैं। अगर आपने ये सुना है तो आपने बिल्कुल सही सुना है, कोई दोहराई की बात नहीं है कि हाँ। तो देखो ये जो होते हैं 365 ये सूर्य के ऊपर आधारित होते हैं। सूर्य पर जो आधारित होंगे समय वो 365, यानी सूर्य के ऊपर जो सन आधारित होंगे उसमें जो वर्ष होगा वो 365 दिन का होगा। और जो चंद्रमा पर आधारित होंगे उसमें एक साल कितने का होता है? 354 दिन का।
अब आपने एक बात पढ़ी होगी, इसको बाद में पढ़ते हैं हिंदू महीने को, पहले ये समझो, इसको लिख लेना आगे वैसे जैसे लिख रहे हो। एक तो पढ़ा होगा सूर्य ग्रहण और एक पढ़ा होगा चंद्र ग्रहण। ये क्या होते हैं? तो देखो, इसे एक को इसे पचस कहा जाता है, इसे चपस कहते हैं। कहानी यहां है, इसको क्या कहते हैं? पचस, इसे चपस, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, सूर्य ग्रहण कैसे होगा? पहले बात तो याद रखना, पृथ्वी जो है वो कैसे घूर्णन करती है? तो पृथ्वी भैया पप्पू घूमती है। कैसे घूमती है? पप्पू, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी जो है वो कैसे घूमती है? याद पप्पू को रखना है, पश्चिम से पूर्व। अब देखो सूर्य ग्रहण कैसे होगा। दोनों तरफ तो सूर्य लेना ही लेना है, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। यहां भी सूर्य लिखना, इधर भी सूर्य। अब एक के बीच में पृथ्वी आएगी, एक के बीच में चंद्रमा आएगा। चंद्रमा जो है वो सूर्य ग्रहण के बीच में लेना है। ये लो, यहां लिखा चंद्रमा, अब आगे लिख दो पृथ्वी, और इधर लिखना है पृथ्वी, आगे लिखो चंद्रमा। बस ये तो ये आसान सो है। जिस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण। क्या कौन जाएंगे? ग्रहण में आ जाए तो क्या जानी ग्रहण में? तो बात ही चंद्रमा, सूर्य व चंद्रमा के ग्रहण जब पृथ्वी होती है, सूर्य व चंद्रमा के मध्य पृथ्वी होती है, तो कौन सा ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण। ये आसान सी बातें थी, तो ये भी नोट डाउन आप कर लेना, भूलना नहीं है। पृथ्वी कैसे घूमती है ये भी बात आप याद रखोगे, ठीक है? ओके गुरुजी, इतनी बात याद हो जाएगी। अच्छा, तो इतनी हो जाएगी तो आगे विश्वास मैं दिलाऊं। अरे अब महीने शुरू कर दे, कर दो गुरुजी। तो लो भैया, हिंदू महीने आपा जी को संख संवत पढ़े हो नहीं, वो सूर्य के ऊपर आधारित होता है, जबकि हिजरी संवत जो है वो चंद्रमा पे आधारित होता है। ये लिख लेना बात, संख संवत सूर्य पे आधारित, हिजरी संवत जो है वो चंद्रमा पे आधारित होता है। हिंदू महीने किसके ऊपर आधारित होते हैं? तो एक बात याद रखना, हिंदू जो महीने होते हैं वो संख संवत के ऊपर आधारित होते हैं, ये बात आप याद रखोगे। अब आप बात करें हिंदू महीना। देखो बात मेन है कि अपने समाज में ए महीना जनवरी फरवरी थाने याद है, तो ए क्यों को नहीं? मेन बात है कि ए याद होना चाहिए। जी हाँ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव, ये फटाफट गुका दिया, सारा लेणु बोल दिया गुरु जी किया। तो चलो देखा, तो पहला जो हिंदू का महीना होता है वो चैत्र का होता है। चैत्र, वैशाख, नोट्स बढ़ा लियो, सारा साथ आ गया। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भादो बोला नहीं, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पो, पोष, माघ, फाल्गुन। ये पढ़ा नहीं? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माह फाल्गुन। चैत्र पढ़ दो, रट दो। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, सारा नहीं था ना याद होना चाहिए। पहला सारों पहला महीना शुरू करने पहला ये चीजें याद है, बोलो एक बार वैसा है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। हो जाएगा नहीं याद? बिल्कुल हो जाएगा गुरु जी। चैत्र शुरू होता है मार्च से अप्रैल। आप लो जी को नव वर्ष है वो मार्च से अप्रैल के मध्य आता है, तो नव वर्ष का त्योहार अपना यहां माना जाएगा चैत्र में। मार्च अप्रैल, अब अप्रैल लिख दो। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई, और मई के बाद क्या आता है? जून, और जून के बाद क्या? जुलाई। अब है, और जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर सितंबर, सही है, नवंबर दिसंबर और जनवरी। जनवरी के बाद क्या हुआ है? फरवरी, फरवरी फिर मार्च, मई। अब 8 के लिखा गुरु जी, ये जो पहले वाला है वो यहां आगे लिख दो, ये वाला यहां, ये वाला यहां। जैसे देखो अप्रैल से मई, मई से जून, जून से
जुलाई, जुलाई से नीचे नीचे चाली रखो, बोली रखो अगस्त, अगस्त से सितंबर, ये लिख लियो, राइटिंग पर के जवाब थे लिख लियो, नॉर्मल बात है। सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से ये आया मार्च। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, ये देखो, इसको फटाफट नोट डाउन करना। अब इसके बाद अपने सबसे पहला महीना उठाते हैं और इस महीने का नाम है चैत्र। दो बातें बताऊंगा, दोनों याद रखनी है। देखो 2 महीना पढ़ांगा आप, 2 महीना जितने भी महीने पढ़ेंगे उसमें 2 चीजें आएंगी। एक तो आएगा कृष्ण पक्ष और एक आएगा शुक्ल पक्ष। याद ऐसे रख लेना, कृष्ण भगवान काले थे ना, बिल्कुल काले थे, तो जिको अंधेर पक्ष है वो कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष। और चानन जो पक्ष होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। अमावस्या जो आएगी, कई तो ठाकुर अमावस्या की ना, तो याद रख लो अमावस्या अठा होगी और पूर्णिमा इली छड़ा होगी। ठीक है, ये तो थाना उठाया, तो आप शुरू कर दिया। ओके गुरुजी माने तो बुरो लाग। सबसे पहले होती है मासूमियत, है। चलो भैया, अपने सबसे पहले महीना शुरू करते हैं चैत्र का। शुरू कब हुआ? मार्च, मार्च से अप्रैल। सारों पहला थाना मैं पढ़ा दी हूं कृष्ण पक्ष और बिल्ली शेड शुक्ल पक्ष देखा। जब तक मैं शुक्ल पक्ष का नाम लूं, आप शुक्ल पक्ष में नोट कुछ नहीं करोगे, कृष्ण पक्ष में लिखोगा सारा। ठीक है गुरुजी, सारों पहला एक को शुरुआत करा एकम। एकम को आती है धुलंडी। होली अलग हो है, धुलंडी अलग हो। धुलंडी रंग आ रही हो है, रंग खेलक रानी जागे वाह। तो गुरुजी होली, अब होली जितनी भी यानी राजस्थान की जितनी भी प्रसिद्ध बात है ना, मैं फाल्गुन में करवा दूंगा। मुर्दों की होली, बेत मार, दूध दही होली, देश की मार, बाल्टी मार, फलाणों मार, यो मार, अग्नि, सारी जिखी होली है बेत है ना, मैं फाल्गुन में करा दूंगा जितनी भी है, नो टेंशन। अभी इतना याद रखना, एकम को धुलंडी है। ओके, इसके बाद आएगा द्वितीय। द्वितीय की बात करें तो बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी गुरुजी कहां की फेमस है? अरे थाने ब्यावर का नाम नहीं सुना? ब्यावर कहां पर है? अजमेर के अंदर। तो ब्यावर अजमेर की शुरू प्रसिद्ध है बादशाह सवारी। ब्यावर की स्थापना जो है, स्थापना अब वो की जाती है एरिक डिक्सन के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? एरिक डिक्सन। ये इटली का व्यक्ति था, ये वही इटली का व्यक्ति था एरिक डिक्सन जिसने बड़ी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा कहा था। और फिर देखो ब्यावर की घनी चीजें प्रसिद्ध है, जी राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है वो भी ब्यावर की। तो ये बातें अलग हो जाती हैं, फिर आप कहो गुरुजी टॉपिक से दूर ले गए। दूर नहीं, पास ही रखना है। तो बादशाह की सवारी याद रखना। फिर याद रखनी है एकम से पंचम। एकम से पंचम, ये पंचम तक जो महोत्सव बनाया जाता है उसका नाम है फूल डोल। ये मेला बढ़ता है कौन सा? फूल डोल। ये आया उड़ता हुआ फूल डोल महोत्सव। अब फूल डोल जो महोत्सव है वो शाहपुरा का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? शाहपुरा। शाहपुरा कट पड़ा है गुरुजी, शाहपुरा पड़ा है भीलवाड़ा के अंदर। तो लियो भैया भीलवाड़ा। फूल डोल जो महोत्सव और राम स्नेही संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। राम स्नेही संप्रदाय की आराधना में लगता है। तो यहाँ पर कौन से लोग आते हैं? ये किसकी आराधना में लगाया जाता है? तो राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित फूल डोल महोत्सव। पटवारी भर्ती के अंदर अभी ये जो पेपर हुआ था, प्रश्न आया था, तो याद रखोगे। अच्छा, पंचमी। पंचमी को गुरुजी क्या आती है? पंचमी ना हुआ रंग पंचमी। रंग पंचमी को मतलब क्या? रंगों की होली। यहां भी रंगों की होली खेली जाती है, याद रख लियोगा। हाँ गुरुजी हो जाओ याद। अब शुक्ल पक्ष नहीं, अभी कृष्ण की बात बता रहा हूं। कृष्ण के बाद आती है इधर अष्टमी। क्या आती है? अष्टमी। अष्टमी में 3 चीजें, 1, 2 और 3। पहली चीज याद रखनी है शीतलाष्टमी। दूसरा एक नृत्य याद रखना है जिसका नाम है घुड़ला।
और तीसरी जो याद करनी है वो एक जयंती याद करनी है जिसका नाम है ऋषभदेव जयंती। अब थोड़ी थोड़ी बातें मैं बता दूं थाने। यहां जयपुर के अंदर एक पहाड़ी है सील की डूंगरी, और इस पहाड़ी में मंदिर बना हुआ है किसका? शीतला माता का। तो शीतला माता जो है वो सील की डूंगरी पहाड़ी जयपुर के अंदर मंदिर है, तो यहीं पर इसका क्या लगता है? मेला लगता है। तो शीतलाष्टमी को मेलो सील की डूंगरी पहाड़ी जयपुर में। ये शीतला माता का जो है वो मुख्य रूप से चाकसू के अंदर आ जाता है अपना, और चाकसू वो जहां पर जयवान तोप का गोला गिरा था, वहां गोलेराव तालाब बना ना, वो वाला शीतला माता का मंदिर प्रसिद्ध है ना, सभी जानते हैं उसके बारे में। गुड़ला नृत्य की बात करा तो मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? मारवाड़ मतलब जोधपुर। मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य की शुरुआत राजस्थान के अंदर 1492 में हुई थी। और याद रखना कहानी क्यों है कि राजस्थान में बीकानेर को राजा हो सातल देव ने गुड़ले खां का वध किया था। गुड़ले खां का वध किया, और इसकी पुत्री बिंदोड़ी थी, उसने कहा कि मेरा बाप के याद में नृत्य शुरू करो, युद्ध करो। अच्छा, गुड़ले खां किसका सेनापति था? तो अजमेर में यह मल्लू खां का सेनापति था। किसका सेनापति था? मल्लू खां का। लिखो तो लिख लो, बाकी इतिहास की बातें हैं सारी। ऋषभदेव जयंती, ये ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के संस्थापक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु जी हमने तो पढ़ा था कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो तो आदिनाथ जी थे। कौन थे? आदिनाथ जी। बिल्कुल यही इसी का उपनाम है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, और ये थे प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ। गुरु जी इनका मंदिर कहां पर बना है? तो इनका जो मंदिर है वो धुलेव गांव के अंदर। कहां है? धुलेव गांव। और धुलेव गांव कहां पर पड़ता है? गुरुजी धुलेव गांव उदयपुर के अंदर है, और ये जो है वो कोयल नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कोयल नदी के किनारे मंदिर बना है। तो इतनी बात थे, मैं एक बार देख लो बिनु साफ होगी। अच्छा ओ लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट में दिखा दियो। ओ लो ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं बात को। ठीक है, अब आगे बढ़ा पापा, आगे के बढ़ा गुरुजी। आगे अब कितों तक पढ़ लियो? अष्टमी पढ़ ली, और अष्टमी के बाद आप आगे देखा देखो सीधो नॉर्मल है। एक हूं दुलंडी, दो बादशाह की सवारी, एक हूं पांचवी फूलडोल महोत्सव, पंचमी को रंग पंचमी, अष्टमी 3 चीजें शीतलाष्टमी, गुड़ला नृत्य और ऋषभदेव जयंती। बस इतनी तो है। ओ तो उतार लियो थे। अब बी के बाद आप पढ़ना अष्टमी पढ़ ली। अष्टमी के बाद 11 या एकादशी कह दो। मल्लीनाथ जी का मेला, और मल्लीनाथ जी का मेला सभी जानते हो कहां पर बढ़ता है? तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहां पर है? बाड़मेर। ये पशु मेला जो है ना, याद रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला किसका लगता है? मल्लीनाथ जी का। आज थारा भाई जोगिंदर इतने पढ़ाएगा, त्योहार इतने पढ़ाएगा, कदे पढ़े को नहीं होगा। ठीक है, 11 से याद रखियो। 11 के बाद याद रखियो लिस्ट आ गई अमावस्या। तो अमावस्या में 2 चीजें याद करनी है, 1 2। एक तो याद रखना पाबू जी का मेला, और दूसरा याद रखना गोटिया अंबा का मेला। बाबू जी का मेला कोल्लू गांव जोधपुर के अंदर है, और गोटिया अंबा का जो मेला है वो बांसवाड़ा के अंदर। हो गयो कृष्ण पक्ष पूरो। अष्टमी इन शीतलाष्टमी, गुड़ला नृत्य, ऋषभ जयंती। 11 से मल्लीनाथ जी को है, और अमावस्या पाबू जी और गोटिया अंबा का मेला। इन फटाफट थे उतारो। मैं थोड़ी सी इंक डाल ली, इतने डाल लिया इंक। ओके गुरुजी डाल लियो। कसमें वादे निभाएंगे हम, कब के बिछड़े हुए हम आज
कहाँ आके मिले। अच्छा वो लिख लियो, ठीक है गुरुजी वो लिख लियो, बिल्कुल सिंपल सो। अच्छा कृष्ण पक्ष आसान था, अब बात कर लेते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की सारों पहला बात करा एकम। लो भैया आ गया नव वर्ष का त्योहार। और नव वर्ष का त्योहार कब शुरू हो जाता है? चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकम ने अपनो नव वर्ष को त्योहार शुरू हुआ है। इसी समय शुरू होते हैं नवरात्रि। क्या शुरू हो जाते हैं? नवरात्रि। एक का बाद आवा दो, यानी द्वितीय। द्वितीय ने डाली जाए सिजारो। ये पुत्र वधू के प्रेम का प्रतीक वो थे, पढ़ो सिजारो जी ब्याह होने के बाद सारा जाने सिजारा की चीज है। अच्छा द्वितीय के बाद आती है तृतीय। तृतीय को एक महोत्सव जिसका नाम है गण प्लस गौर। गणगौर गुरुजी गण का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और गौर से। भाई साहब गण का मतलब शिव और गौर का मतलब पार्वती, तो बना गणगौर, शिव और पार्वती को प्रसन्न। अच्छा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है गुरुजी? जयपुर की। गणगौर के समय गुरुजी कौन सा नृत्य किया जाता है? रमारी रुणक झुणक पायल बाजे घूमर। हाँ अच्छा गणगौर कितना दिन चल रहा है? देखो कहीं 16 मिलेगा, लेकिन मान के चलना ये 18 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 18 दिन तक। अच्छा एक आती है एग्जाम के अंदर प्रश्न की दीघा गणगौर। दीघा गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? एक प्रश्न आता है गुलाबी गणगौर, और एक आता है बिना ईश्वर की गेर। अच्छा दीघा जो गणगौर है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहां की है? जोधपुर की। और जोधपुर की बेतमार मेला प्रसिद्ध है। बेतमार मेला ये लिख लेना पास में। कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की, और नाथ द्वारा कहां पड़ता है? राजसमंद के अंदर। अब बिना ईश्वर की गेर जो है वो जैसलमेर की। कहां की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। बिना ईश्वर की गेर जैसलमेर की। तो गणगौर जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। ये बात याद रखोगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है गुरुजी। गणगौर माने याद हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। फिर थे याद रखना है नवमी को। गणगौर याद है? याद है। नवमी, नवमी को याद रखना है राम नवमी। इस दिन बताते हैं भगवान राम जो है वो उनका जन्म माना जाता है कि जन्म हुआ था। और रामनवमी के दिन राम का जो जन्म हुआ वो कहां पर हुआ था? अयोध्या। और एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है सरयू नदी। कौन सी नदी है? सरयू नदी। इसी नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या। और अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। तो बताते हैं रामनवमी जो है इस दिन क्या आती है? रामनवमी। इस रामनवमी के दिन सरयू नदी में जो स्नान है वो क्या माना जाता है? शुभ। सरयू नदी में स्नान क्या माना जाता है? शुभ। तो नवमी रामनवमी, राम का जन्म होता है अयोध्या में सरयू नदी के किनारे। इस दिन सरयू नदी के अंदर स्नान जो है वो शुभ माना जाता है। बात समझ में आ गई? ओके गुरुजी आ गई। फिर आओगी 28 से सीधी सीधी पूर्णिमा। और पूर्णिमा को आती है आज हनुमान जयंती है। पढ़ानी हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जयंती। हनुमान जी संबंधी देखो क्या बातें याद करनी है। दाढ़ी मूछ वाले बालाजी। दाढ़ी मूछ वाले बालाजी, एक तो ये बात याद रखनी है। ओके गुरुजी रख लेना। दूसरी बात याद रखना मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहां है? तीसरी बात याद ये रखनी है कि शयन मुद्रा में बालाजी, सोई हुई मुद्रा में हनुमान जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? भगवान राम की दाढ़ी वाली प्रतिमा या मूर्ति किस जिले के अंदर है? अब देखो दाढ़ी मूछ वाले बालाजी तो है सालासर के अंदर।
आसरो बालाजी माने थारो पढ़ा नहीं आज दाड़ा दाढ़ी मूछ वाले बालाजी साला सर की ने पढ़े चूरू। मेहंदीपुर बालाजी दौसा के अंदर, और सेन मुद्रा में पांडुपोल खड़ा है गुरु जी, सरिस्का अभ्यारण्य, और ये कौन से जिले के अंदर है? अलवर में। राम दाढ़ी वाली मूर्ति जो है राम भगवान राम की, वो है जैसलमेर के अंदर। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। तो ये बिल्कुल सा सिंपल सा, और आड़ा मारे भी पड़े खेजड़ी मंदिर तो पूर्णिमा को हनुमान जयंती बनाई जाती है। इसके बाद जो महीना है वो है वैसाख का। कौन सा है? वैसाख। तो मेरा मानना ये कि अगला भाग के अंदर मैं महीना इशारा कर दूंगा। आज के लिए तो पढ़ा, आज थोड़ा सा क्लास को आगे टाइम हो गया है, ठीक है, बच्चा इंतजार कर रखे है, तो इतो थे उतार लियो। अब देखो जी नहीं टाइम मिला मैं भी हम ये लेके आऊँ, तो आप चैनल पर आप करो सब्सक्राइब, और बढ़िया लगी तो शेयर जरूर करियो। सभी को मेरा प्यार भरा जय हिंद और धन्यवाद मेरे साथी को जुड़ने के लिए। बाय, मिलते हैं अगले भाग में।